हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चल रही थी फिजिक्स, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये दूसरा यूनिट था और दूसरे यूनिट का सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा तो उसमें एक दो वीडियो और आ जाएगी। थ्योरी का ये सेकंड लास्ट है, एक थ्योरी की वीडियो और आएगी जिसमें एक डेरिवेशन और कराऊंगा मैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि पिंड का किसी अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण उसी अक्ष के परतः एकांक कोणीय वेग से घूमते पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होता है। तो ये हमको सिद्ध करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पेपर में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या बात की है, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है, तो पहले हम घूर्णन गतिज ऊर्जा जान लेते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा होती क्या है। नॉर्मल, ये तो घूर्णन गतिज ऊर्जा नॉर्मल, आपसे हम गतिज ऊर्जा पूछते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होती है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही होती है तो गति के कारण जो उसमें ऊर्जा इकट्ठा होती है, अर्थात गति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है भाई, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा है, तो सिंपल सी बात है, यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही होगी तो घूर्णन गति के कारण उसमें जो ऊर्जा इकट्ठा होगी, अर्थात घूर्णन गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको हम घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा है। तो यहाँ पर यही परिभाषा मैंने लिख दी है कि किसी निश्चित अक्ष के परतः घूर्णन करते पिंड में उसकी घूर्णन गति के कारण संचित ऊर्जा को पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के या के रोट का मतलब रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। या अर्थात आप सीधे सीधे एक वर्ड में यहां पे खत्म कर दो, क्या कह दोगे, किसी अक्ष के परतः घूर्णन करते हुए पिंड में किसी अक्ष के परतः किसी अक्ष के परतः घूर्णन करते या घूर्णन गति करते हुए पिंड में जो ऊर्जा होती है उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के रोट से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई हुई। घूर्णन गति में जो पिंड के पास जो ऊर्जा रहेगी उसको हम घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका हम डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि भैया माना मेरे पास एक कोई ये वस्तु है, ठीक है, जो बहुत सारे, यानी कि इसकी एक घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष है और ये बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है, यानी कि ये M1 कण है, ये आपका M2 है, ऐसे ये M3 है, ऐसे ही ये Mn मैंने मान लिया। बहुत से कण हैं जिनकी दूरी, ये घूर्णन अक्ष से इसकी R1 दूरी है, इसकी घूर्णन अक्ष से R2 दूरी है, इसकी घूर्णन अक्ष से R3 दूरी है, ये N है तो इसकी घूर्णन अक्ष से Rn दूरी है। ठीक है, और ये मैंने क्या मान ली, कोई घूर्णन अक्ष मान ली। ओके, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, माना कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड है जो N कणों से मिलकर बना है।
n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 mn है तथा इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 rn है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये जो वस्तु है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, जिनकी ये घूर्णन अक्ष हमने ले ली, जिसके परते हमको इसको घुमाना है। तो इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां इतनी है। माना यह पिंड या यह वस्तु, यह पिंड घूर्णन अक्ष के परतः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। तब भाई सिंपल सी बात है, देखिएगा कि ये जो वस्तु है कोणीय वेग, जब घूमेगी तो इसका कोई कोणीय वेग होगा, तो ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तब पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो हम उसको के रोट बोलेंगे, या के बोल दो, नॉर्मली रोट बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। के रोट या के से पता चलता है के बराबर कितना हो जाएगा, पहले कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा, यानी कि सीधे सीधे लिख दोगे k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस kn, ऐसा क्यों लिख दिया? तो यह आप ऐसे लिखिएगा, इसमें पहले एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से डाल दीजिएगा, इसको मैं यहां से एक लाइन यहाँ पे डाल दोगे आप, तब ये ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए, एक लाइन क्या डाल दोगे, माना n कणों की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्रमशः k1, k2, k3 kn है। तब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमने क्या मान लिया कि ये जो कण हैं, देखिए छोटे छोटे कण हैं, तो उनकी जैसे पहला कण है ये मेरे पास पहला कण है, तो पहले कण की जो गतिज ऊर्जा है वो k1 मान ले, इसकी k2 मान ले, इसकी k3 मान ले, इसकी k4 मान ले, इसकी kn है तो ये kn मान ली। ठीक है, तो अलग अलग कणों की अलग अलग गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब हम टोटल गतिज ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं पिंड की, तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, पिंड की यहाँ पे लिख देंगे, पिंड की गतिज ऊर्जा k बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3, इस तरीके से kn तक जोड़ देंगे। तो k बराबर पहले कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2। नॉर्मली देखिएगा, नॉर्मली मैं बताऊं k बराबर होता है, नॉर्मल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, लेकिन यहाँ पर 1/2 m v बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि v रेखीय वेग बराबर होता है r ओमेगा, होता ही नहीं होता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा ये यहाँ पर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे आप, तो आप ऐसा करिएगा, पहले आप ऐसा ही लिख दीजिएगा m1 v1² प्लस 1/, दूसरे की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दूसरे कण की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 m2
v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर प्लस ऐसे ही लास्ट वाले कण की गतिज ऊर्जा 1/2 mn vn का स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। अब हमने यहाँ पर देखिएगा इस बात का भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर आप बीच में ऐड करिएगा। बड़ी लाइन में ऐड करा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन क्या ऐड करा रहे हैं देखिएगा। आप ऐसा करिएगा, इस पूरे को मैं यहाँ से बस कितना और इसको मैं नीचे ले आया। ठीक है, इतना काफी है। यहाँ पर एक लाइन क्या मेरे को ऐड करनी है, जरा मैं वो चीज आपको बता दूं। ठीक है, मेरे को यहाँ पर ऐड करनी है कि आपको पता होगा, मैंने घूर्णन गति में एक चीज बताई थी, जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय वेग तो समान रहता है, लेकिन उसके कणों का रेखीय वेग अलग अलग होता है। तो यहां लिख देंगे घूर्णन गति करते हुए पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग तो समान रहता है। कोणीय वेग तो समान रहता है, परंतु रेखीय वेग भिन्न भिन्न। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परते घूम रहा होता है, तो जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परते घूमता है तो उसके कणों का, यानी कि उसमें 10 कण है, तो 10 कणों का रेखीय वेग तो अलग अलग रहेगा, लेकिन उसके कोणीय वेग की हम बात करेंगे, सभी कणों का जो कोणीय वेग होगा वो एक समान रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर घूर्णन गति कर रहा है तो इसका कोणीय वेग तो यही, कोणीय वेग तो ये मेरे पास ओमेगा है तो ओमेगा ही रहेगा, लेकिन रेखीय वेग अलग अलग रहेगा। तो अब मैं माना कणों का रेखीय वेग क्रमशः v1 v2 v3 डैश vn है, तथा n कणों की, तथा यहां से जोड़ देना, तथा n कणों की घूर्णन गतिज ऊर्जा k1 k2 k3 kn है। तब पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा k बराबर k1 प्लस k2 प्लस k3 इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका भाई रेखीय वेग, पहले कण का रेखीय वेग v1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर, चूंकि v बराबर होता है r ओमेगा, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 1/2 m1, v1 की जगह पर क्या आ जाएगा r1 ओमेगा का स्क्वायर। ऐसा क्यों आया, यहां से सबसे बड़ी चीज यहां पर यही चीज समझाने की है। ये देखिएगा मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि भैया ये ओमेगा तो बदलेगा नहीं, ये पहले कण की जो गति, जो पहले कण की जो स्थिति सदिश है, देखिए पहला कण यहां पर स्थित है तो इसका स्थिति सदिश इतना होगा, दूसरा कण यहां पर स्थित है तो इसका स्थिति सदिश इतना होगा। लेकिन मैंने यहां पर एक साफ साफ एक बात बोली है, क्या बोली है कि कण का जो रेखीय वेग है, यानी कि ये v1 v2 v3 हो सकता है, रेखीय वेग बदल सकता है, लेकिन कोणीय वेग यही रहेगा, सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर v1 v2 v3 तो आ जाएगा, लेकिन जो v बराबर जो होता है, रेखीय वेग बराबर होता है r ओमेगा, तो स्थिति सदिश तो बदलेगा लेकिन ओमेगा वही रहेगा सभी के लिए। तो k बराबर 1/2 m1, और इस v1 की जगह पर क्या आ जाएगा r1 ओमेगा का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 m2, v2 का मान कितना हो जाएगा r2 ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे ही आगे करेंगे 1/2 m3,
तो ये हो जाएगा R3 ओमेगा का स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे ही आगे तक लेते चले जाएंगे, प्लस 1/2 और ये हो जाएगा आपका mn, और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं और पहले कर दे रहा हूं इसको, ठीक है, ऐसे प्लस 1/2 mn और ये हो जाएगा Rn ओमेगा का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, k बराबर 1/2 m1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे 1/2 m2 R2 ओमेगा का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, 1/2 m3 R3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस डाटा डैश, फिर प्लस 1/2 mn Rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ओके, चलिएगा अब सभी में ओमेगा दिखाई दे रहा है कॉमन, तो 1/2 m1 R1 स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 m2 R2 स्क्वायर। ऐसे करो, इसमें से ये चीज भी कॉमन ले लो, ये चीज भी कॉमन ले लो, 1/2 इधर कॉमन ले लो, तो ये बचेगा m1 R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर, फिर प्लस डाटा डैश, फिर आगे प्लस mn Rn का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर ले लिया। अब आप मेरे को बताइए, m1 R1 स्क्वायर आप जानते हो मूवमेंट ऑफ जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है m R स्क्वायर, होता है नहीं होता? तो ये m1 R1 स्क्वायर, ये पहले कण का जड़त्व आघूर्ण, ये दूसरे कण का, तीसरे कण का, इस तरीके से निकालेंगे तो ये संपूर्ण कण का जड़त्व आघूर्ण निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये 1/2 और ये हो जाएगा आपका इनटू, इसको हम बोलेंगे सिग्मा mi ri का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख देंगे, और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और ये जो है सिग्मा mi ri का स्क्वायर का, या आप डायरेक्टली आप इसको क्या बोल सकते हो, ये पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। या लाइन लिखो या मत लिखो, पर इसको जरूर लिखना, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दोगे जहां 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 लिख देंगे जहां I बराबर है m1 R1 का स्क्वायर, m2 R2 का स्क्वायर प्लस डाटा डैश mn Rn का स्क्वायर, या आप लिख सकते हो सिग्मा mi ri का स्क्वायर, इस तरीके से। और I बराबर क्या है, I बराबर 1 to n, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इसको। ये लिमिट रख दी, आप इसको ना लिखो, ये वाला काम करिएगा, इस वाली लाइन से काम करिएगा, ये आ गया। तो K बराबर ये आ गई घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, I के नहीं आई, इतनी आ गई। अब हमको क्या सिद्ध करना था, यार देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन ने सीधे सीधे बोला क्या, एकांक कोणीय वेग से घूर्णन करते पिंड की गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा 2 गुने के बराबर होती है, किसके, जड़त्व आघूर्ण के 2 गुण, जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे I का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना 2K बराबर I ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या I बराबर हम निकालेंगे तो 2K अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां से और आगे हम करेंगे, ओमेगा बराबर हम क्या ले लें, एकांक, एकांक ले रहे हैं, अर्थात एकांक कोणीय वेग से घूर्णन करते पिंड के लिए, एकांक कोणीय वेग से घूर्णन करते पिंड के लिए, तो ये ओमेगा, ओमेगा बराबर 1 हो जाएगा, तो I बराबर कितना बचेगा, 2K बचेगा, I बराबर 2K बचा। देखिएगा भाई, ये वाला मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये I बराबर 2K। I क्या है, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और K क्या है,
घूर्णन गतिज ऊर्जा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब इसको कॉपी कर दे रहा हूं मैं, कॉपी। इसका मतलब ये हो गया कि एकांक कोणीय वेग से घूर्णन करते पिंड के लिए या घूर्णन करते किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूरी बात लिख देंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूं। अतः सिद्ध होता है कि एकांक कोणीय वेग से किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होता है। यही चीज थी ना, देखिएगा ये जड़त्व आघूर्ण हो गया, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई और 2 की मल्टीप्लाई हो गई। तो ये जो जड़त्व आघूर्ण है ये घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने की कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मैं आपको आणत तल पर कोई पिंड घूम रहा है उसकी निकालेंगे। और हाँ, कभी कभी कोई पिंड, देखिएगा कोई पिंड क्या है, अपने अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूर्णन गति कर रहा है ओमेगा वेग से, और वो क्या है, घूमते हुए आगे भी बढ़ता जा रहा है, घूमते हुए आगे बढ़ रहा है वी वेग से। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, नोट करके बता रहा हूं, ठीक है, कोई घूमते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि घूमते हुए कोई पिंड वेग v से गति करता है, तब उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्योंकि जब वो गति करेगा यानी आगे बढ़ रहा है वी वेग से, तो उसमें नॉर्मल चलिए, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mv² प्लस ये हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर आई बराबर आई बराबर क्या लगाओगे, एम आर स्क्वायर नहीं लगाओगे, यहां पर के स्क्वायर लगाओगे, जहां पर के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो हमने बताई थी, यानी कि ये वह दूरी होती है जिसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई उसके पिंड के द्रव्यमान में कर देते हैं तो उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाता है। ये हमने बताया था इससे पहली वाली वीडियो में। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 आई की जगह पर क्या आ जाएगा, एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से 1/2 एम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v² प्लस के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू रख देंगे क्योंकि v बराबर होता है r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r। तो यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 m और ये हो जाएगा v²। के की जगह पर क्या रख देंगे, ये तो के ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा v²/r²। v² हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1/2 m v² हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और ये बचेगा आपका k²/r², इतना आ जाएगा। तो ये टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी निकली है, जिसमें आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का योगफल है ये। ठीक है, बात आई समझ में या नहीं आई? तो ये निकल आया है आपका। देन इसके बाद में आपको कोई ज्यादा खास चीज नहीं करनी है, बस इतना ही।
ठीक है, चलिएगा आज की वीडियो को सिर्फ यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।